फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके +2 तक के जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है फॉर यूपीएससी पीसीएस एंड ऑल इंडियन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। तो ये एनसीईआरटी मैंने क्लास बाय क्लास, बुक बाय बुक, पेज बाय पेज और लाइन बाय लाइन जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको इंक्लूड किया है। मेरे को खुद जो है 7-8 सालों का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर आप ए ग्रेड से लेके डी ग्रेड तक कोई भी एग्ज़ाम इंडिया का दोगे ना, तो वो सारे एग्ज़ाम इसके अंडर कवर हो जाएंगे। आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं खुद भी टेस्ट दे रहा हूँ 7-8 सालों से और एक्सपीरियंस भी इतना हो चुका है कि किस तरीके से एग्ज़ाम में आपको घुमाता है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने कीमती सुझाव ज़रूर रखिएगा। तो आज है क्वेश्चन नंबर 2801, पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन के क्या कारण हैं। तो इसका उत्तर है रासायनिक औद्योगिक अवशिष्ट, तेजाबी जमाव के कारण, विदेशी प्रजातियों का प्रवास, कृषि निवास के लिए वन कटाई। तो क्या प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन की क्या कारण है। इसका उत्तर है रासायनिक औद्योगिक अवशिष्ट, तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवास, कृषि निवास के लिए वन कटाई। ठीक है, याद रखना है क्योंकि आसान ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन ऑप्शंस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला प्रश्न है पादप व जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। इसका उत्तर है भारत में 18 जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र किए गए हैं। तो क्या क्वेश्चन है कि पादप व जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। भारत में 18 जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र जिसे कहते हैं स्थापित किए हैं पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न है भारत में कौन कौन सी बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव मंडल निश्चय स्थित है। तो इसके उत्तर है सुंदरबन डेल्टा, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नौकरीक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक आदि आते हैं। तो भारत में कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव मंडल नीचे आते हैं। सुंदरबन डेल्टा, नंदा देवी उत्तराखंड, मन्नार की खाड़ी, फिर नीलगिरी, फिर नौकरीक, फिर ग्रेट निकोबार, फिर मानस, फिर सिमलीपाल, फिर पंचमढ़ी, फिर अचनकमर, अमरकंटक। अगला प्रश्न है इसके अलावा कौन कौन से भारत में जैव मंडल नीचे या बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है। वे उत्तर है कच्छ है, दिहांग दिबांग है, ठंडा रेगिस्तान है, शेष अचलम है, पन्ना है, कंचनजंगा है, अगस्त मलाई है, डिब्रू सैखोवा। ठंडा रेगिस्तान मतलब वहाँ जहाँ पे ठंड पड़ती है, जैसे इंडिया के नॉर्दर्न एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है, वहाँ पे उन एरिया को कहा जाता है ठंडा रेगिस्तान। तो इनके अलावा भारत में कौन कौन से जैव मंडल नीचे या बायोस्फीयर रिजर्व है। एक कच्छ है, ठीक है, गुजरात में। एक दिहांग दिबांग आसम में है। ठंडा रेगिस्तान जैसे लेह लद्दाख वाला एरिया। और शेष अचलम है। उसके बाद फिर पन्ना मध्य प्रदेश में, कंचनजंगा, अगस्त मलाई, उसके बाद डिब्रू सैखोवा। अगला प्रश्न है पादप उद्योगों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता के लिए सरकार ने कब योजना बनाई थी। इसका उत्तर है 1992 में। पादप उद्योगों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता के लिए सरकार ने कब योजना बनाई थी 1992 में। 1992 में ही प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चलाया गया था। अगला प्रश्न प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया था। इसका उत्तर है 1992 में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी सीधा एज इट इज पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, मतलब जो भी एनिमल्स हैं उनके बारे में हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला बाद में कुल कितने नेशनल पार्क है। इसका उत्तर 104 नेशनल पार्क है। इसका एरिया जो है ये लेता है 43,716 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं। 1.33 ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। तो भारत में कुल कितने नेशनल पार्क है। 104 नेशनल पार्क है। ये डाटा बदलता रहता है, ठीक है, आपने चेक कर लेना इंटरनेट से। और एरिया कितना लेता है नेशनल पार्क, 43,716 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैले हुए
1.33 ऑफ जियोग्राफिकल एरिया का ये कुल घेरते हैं। नेशनल पार्क कितना एरिया घेरते हैं? 1.33%। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं यानी कि वन्य जीव अभयारण्य है? इसका उत्तर है 566। भारत में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं यानी कि वन्य प्राणी अभयारण्य? 566। अगला प्रश्न है, वन्य प्राणी अभयारण्य कितने किलोमीटर एरिया में फैले हुए हैं? इसका उत्तर है 1,22,420 वर्ग किलोमीटर एरिया में। तो वन्य प्राणी अभयारण्य कितने एरिया में कितने किलोमीटर में फैले हुए हैं? एरिया में फैले हुए, किलोमीटर नहीं आएगा यहाँ पे। तो 1,22,420 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए। अगला प्रश्न है, वन्य प्राणी अभयारण्य भारत की कुल जियोग्राफिकल एरिया के कितने परसेंट एरिया में फैले हुए? इसका उत्तर 3.72%। तो क्या प्रश्न है कि वन्य प्राणी अभयारण्य भारत की कुल जियोग्राफिकल एरिया के कितने परसेंट एरिया में फैले हुए? 3.72%। अगला प्रश्न, भारत में कितने पक्षी अभयारण्य है? इसका उत्तर है 1210। भारत में कितने पक्षी अभयारण्य है? 1210। अगला प्रश्न है, रबड़ कहाँ पे पैदा होता है? इसका उत्तर है रबड़ उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पैदा होता है। तो रबड़ कहाँ पे पैदा होता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। अगला प्रश्न है, सिनकोना वृक्ष में कितनी वर्षा की जरूरत होती है? इसका उत्तर है 100 से 200 सेंटीमीटर तक। तो सिनकोना वृक्ष में कितनी वर्षा की जरूरत होती है? इसका उत्तर है 100 से 200 सेंटीमीटर। सिनकोना में 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए होती है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय व पर्णपाती वन में कौन कौन से प्राणी रहते हैं? इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय व पर्णपाती वनस्पति के वन्य प्राणी जैसे हाथी, बंदर, लंगूर। तो कौन कौन से उष्णकटिबंधीय व पर्णपाती वनस्पति एरिया में कौन कौन से प्राणी रहते हैं? हाथी रहते हैं, बंदर रहते हैं और लंगूर रहते हैं। अगला है लेसन नंबर 6, जनसंख्या। प्रश्न है, प्राकृतिक घटनाएं कब आपदा बनती है? इसका उत्तर है प्राकृतिक घटनाएं बाढ़, सुनामी, जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं तब यह आपदा बनती है। तो प्राकृतिक घटनाएं कब आपदा बनती है? प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़, सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते तब वो आपदा बनते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? इसका उत्तर है 17.5। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 17.5। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश में। भारत की कुल जनसंख्या का 100 में से 16 लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है? उत्तर प्रदेश में 100 में से 16 लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की लगभग आधी आबादी किन 5 राज्यों में रहती है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो भारत की लगभग आधी आबादी किन 5 राज्यों में रहती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में रहती है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका उत्तर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत रहती है? इसका उत्तर है कुल जनसंख्या का 5.5%। राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत लोग निवास करते हैं? कुल जनसंख्या का 5.5%। अगला प्रश्न है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है जनसंख्या घनत्व। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। अगला प्रश्न, कौन से देश का जनसंख्या घनत्व भारत से ज़्यादा है? इसका उत्तर है केवल बांग्लादेश व जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से ज़्यादा है। तो कौन से देश का जनसंख्या घनत्व भारत से ज़्यादा है? इसका उत्तर है केवल बांग्लादेश व जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से ज़्यादा है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति कितने लोग रहते हैं? इसका उत्तर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की 382 व्यक्ति किलोमीटर एरिया में रहते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर एरिया रहते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? इसका उत्तर है बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है 1102 वर्ग किलोमीटर। तो भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? बिहार का 1102 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका उत्तर है 17 वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है? इसका उत्तर है बिहार, पश्चिम बंगाल का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। तो भारत के इन राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार में, उसके बाद है वेस्ट बंगाल में। अगला प्रश्न है, जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, यह किन परिवर्तनीय प्रक्रियाओं के कारण होता है? इसका उत्तर है जन्म, मृत्यु, प्रवास के आपसी संयोजन के कारण। तो क्या प्रश्न है कि जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, लेकिन परिवर्तनीय प्रक्रियाओं के कारण होता है? इसका उत्तर जन्म, मृत्यु, प्रवास के आपसी संयोजन के द्वारा। अगला टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। क्या है जनसंख्या वृद्धि? तो प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है किसी विशेष समय अंतराल में 10 वर्ष के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है? किसी विशेष समय अंतराल में 10 वर्ष के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि में कौन कौन से दो परिवर्तन शामिल होते हैं? इसका उत्तर है सापेक्ष वृद्धि और प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन द्वारा। जनसंख्या वृद्धि में कौन से दो परिवर्तन होते हैं? इसका उत्तर है नंबर 1 सापेक्ष वृद्धि, नंबर 2 प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या किसका परिणाम है? इसका उत्तर है प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। तो क्या प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष या एक दशक यानी 10 साल में बढ़ी हुई जनसंख्या किसका परिणाम है? इसका उत्तर है प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी हुई जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या में वृद्धि किस आधार पर मापते हैं? इसका उत्तर है पहले की जनगणना से 2001 की जनगणना को बाद की जनगणना से 2011 की जनगणना से घटाकर प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि भी कहते हैं। तो जनसंख्या में वृद्धि किस आधार पर मापते हैं? उदाहरण के लिए जैसे 2011 और 2001 की जनगणना 2001 की जनगणना से 2011 की जनगणना को घटाकर देखा जाता है, ठीक है। तो उससे ही जनसंख्या में वृद्धि कहा जाता है, इसे या निरपेक्ष वृद्धि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जब हम पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाते तो उसे किस नाम से जाना जाता है? निरपेक्ष वृद्धि। जब हम पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाते उसे किस नाम से जाना जाता है? निरपेक्ष वृद्धि। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 2% वृद्धि दर का अर्थ किस आधार पर हम मापते हैं? इसका उत्तर है प्रतिवर्ष 2% वृद्धि का अर्थ दिए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि से मानते हैं। प्रतिवर्ष 2% वृद्धि दर का अर्थ किस आधार पर हम लेते हैं? इसका उत्तर है प्रतिवर्ष 2% वृद्धि दर का अर्थ दिए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि से मानते हैं। इसे वार्षिक वृद्धि दर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है? प्रवास। ठीक है, प्रवास क्या कहलाता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना लोगों का। अगला प्रश्न है, प्रवास किस तरीके का हो सकता है? इसका उत्तर है प्रवास आंतरिक व बाहरी, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है। तो प्रवास किस तरीके का हो सकता है? प्रवास आंतरिक व बाहरी, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वो तरीके का हो सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रवास कहाँ से कहाँ की ओर होता है? इसका उत्तर है भारत में प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर होता है, इसलिए ग्रामीण स्थान में आकर्षण पुष्प प्रभाव होता है और शहरों का अभिकर्षण की पुल प्रभाव होता है। अगला प्रश्न, ग्रामीण स्थान में अपकर्षण के प्रभाव को हम क्या कहते हैं? इसका उत्तर है पुश फैक्टर।
ग्रामीण स्थान में अपकर्षण के प्रभाव को हम क्या कहते हैं? अपकर्षण का मतलब क्या होता है? उन्हें गांव का एरिया ठीक नहीं लगता और इसीलिए वे शहर में जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? ग्रामीण स्थान में अपकर्षण के प्रभाव को हम क्या कहते हैं? इसका उत्तर है पुश फैक्टर। पुश फैक्टर। नगरों की अभिकर्षण प्रभाव को हम क्या कहते हैं? इसका उत्तर है नगरों का अभिकर्षण प्रभाव पुल पुश और पुल जो होते हैं वो वाला पुल रहते हैं, पुल के नाम से जान। नगरों के अभिकर्षण प्रभाव को हम क्या कहते हैं? नगरों का अभिकर्षण प्रभाव पुल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, 2011 में नगरीय जनसंख्या कितनी थी? इसके उत्तर है 2011 में नगरीय जनसंख्या 31.80% थी। तो 2011 में नगरीय जनसंख्या कितनी थी? 2011 में नगरीय जनसंख्या 31.80% थी। आयु संरचना का टॉपिक है आयु संरचना। अगला प्रश्न, आयु संरचना को हम कितने तरीके से जान सकते हैं? इसका उत्तर है किसी राष्ट्र की आयु संरचना को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अगला प्रश्न, किस उम्र के बच्चों को हम बच्चों के रूप में लेते हैं? इसका उत्तर है 15 वर्ष से कम आयु के जो 34.4% है उनको बच्चों के रूप में कंसीडर करते हैं। अगला प्रश्न, आयु संरचना में वयस्क किस आयु वर्ग को कहा जाता है? इसका उत्तर है 15 से 69 वर्ष और कुल जनसंख्या का 58.7% है। तो आयु संरचना में वयस्क किस आयु वर्ग को कहा जाता है? 15 से 69 वर्ष के, जिनकी जनसंख्या 58.7% है। अगला प्रश्न, वृद्ध किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है वृद्ध 69 से अधिक आयु के लोगों को कहा जाता है। 6.9% है। तो वृद्ध किसे कहते हैं? 69 साल से ऊपर के लोगों को, जो भारत की जनसंख्या का 8.9% है। अगला टॉपिक है साक्षरता दर। प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझ कर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझ कर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने % है? तो 73%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने % है? 73%। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? इसका उत्तर है पुरुषों की 80.9% और महिलाओं की 64.6%। पुरुषों की 80.9 और महिलाओं की 64.6। अगला टॉपिक है व्यावसायिक संरचना। तो प्रश्न है व्यवसायों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? इसका उत्तर है 3 वर्गों, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? इसका उत्तर है कृषि को, पशुपालन को, वृक्षारोपण को, मछली पालन को, खाद्यान्न को शामिल किया जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण और मछली पालन खाद्यान्न को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? इसका उत्तर उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन व निर्माण कार्य करने वाले। तो द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन व निर्माण करने वाले कार्य। अब तृतीय क्षेत्र में कौन से शामिल है? इसका उत्तर है परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन व सेवाएं। तो याद रखना है, ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तो तृतीय क्षेत्र में कौन कौन शामिल है? परिवहन है, संचार है, वाणिज्य, प्रशासन व सेवाएं। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप जिंदगी में बहुत जल्दी सक्सेस हो, यही ऊपर वाले से मेरी कामना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।